गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटे एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं आपके। इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से मेरी बातें समझनी है बेटा। सेक्शन 18 क्या कहता है? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। समझना बेटा ध्यान से। स्पेशल सर्कमस्टांसेस इनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। बेटा हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ। सेक्शन 18 बेटा, सेक्शन 18 में ना स्टार्टिंग में हमारा बेटा डिस्कशन ना दो चीजों पे होगा। दो चीजों पे होगा। पहला, एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। और सेकंड केस आएगा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। सेकंड केस आएगा बेटा रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। दोनों बेटा ऑपोजिट केसेस हैं। एक बार एक समझ लेना बेटा, दूसरा बहुत इजी हो जाएगा फिर। कॉपी कर लो। चलो पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस enabling availment of credit. Special circumstances enabling availment of credit. Special circumstances enabling availment of credit. Special circumstances enabling availment of credit. कॉपी करो बेटा। बच्चे इसमें ना हम 4 केसेस पढ़ेंगे बेटे। चार केसेस कौन कौन से? 4। पहला, रजिस्ट्रेशन, या ऐसे लिखना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड लिखना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, फिर लिखना एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। और फोर्थ लिखना एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। exempt supply becomes taxable. कॉपी करो बेटे, करना शुरू करेंगे फिर।
कॉपी करो बेटा। करना शुरू करें। आओ बेटा। तो बेटा पहला केस जो इसमें है हमारा वो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ध्यान से समझनी है बेटा मेरी बातें, बहुत सिंपल बातें हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ऐसे बना लो बेटा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, हम बात कर रहे हैं बेटा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की। ये टाइमलाइन बना लो बेटा। देखो अब मैं बेटा यहां पर एक डेट मार्क कर रहा हूं, ये वाली, ये है बेटा 1 नवंबर 19, 1 नवंबर 19। बेटा इस दिन क्या हुआ, जो असेसी था, जो पर्सन था बेटा, उसका एग्रीगेट टर्नओवर बेटे थ्रेशोल्ड लिमिट को कर गया एक्सीड। तो जो असेसी था उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर गया, एक्सीड। तो बेटा एक बात आपको पता है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाए देन यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बेटे क्या हो जाते हो, लायबल हो जाते हो। आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बेटे क्या हो जाते हो, लायबल। ठीक है, आपको याद है हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होते हो आपको उससे 30 डेज के अंदर अंदर बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर मैं 1 नवंबर से 30 डेज काउंट करूं तो 29 दिन तो नवंबर के आ गए और 1 दिन दिसंबर का आ गया। इसका मतलब 1 दिसंबर तक you will have to file for registration, you will have to file an application for registration। कब तक बेटा, 1 दिसंबर 19 तक आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा सुनो, अगर मैं 1 दिसंबर 19 तक मैं एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं, अगर कर देता हूं विद इन दोज 30 डेज, तो बेटा आपको याद है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको माना जाता है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था बेटा 1 नवंबर को ही, इसी डेट को बेटा क्या माना जाता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हो फॉर रजिस्ट्रेशन तो इसी डेट को बेटे क्या माना जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यही डेट आपकी कहलाएगी इफेक्टिव, काम करो नीचे लिखो बेटा, यही डेट आपकी क्या कहलाती है बेटा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर देते हो विद इन 30 डेज तो इसी डेट को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बताओ बेटा समझ आई ये बात, पक्का? तो चलो अब बताओ मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी बन गई, 1 नवंबर बन गई। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, 1 नवंबर से जस्ट प्रीसीडिंग डे बेटा कौन सा था, 31 अक्टूबर है ना। तो अब सुनना ध्यान से,
अब बेटा मुझे एक बात बताओ, उस डेट का रेलेवेंस है, सुनना। अब मुझे बताओ जस्ट प्रीसीडिंग डे कौन सा था बेटा? 31 अक्टूबर, ठीक है। सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, मुझे एक बात बताओ बेटा, इस पीरियड में, ठीक है, आपने बेटा हो सकता है कुछ इनपुट्स आपने खरीदे हो सकता है आपने कुछ इनपुट्स खरीदे हों, जैसे रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल इज एन इनपुट। या हो सकता है बेटा इस पीरियड में आपने कोई इनपुट सर्विसेज ली हो। बात समझ रहे हो बेटा? इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक, जस्ट प्रीसीडिंग डे, आपने कुछ इनपुट्स खरीदे हो या आपने कुछ इनपुट सर्विसेज ली हो। पॉसिबल है? अब सुनना बेटा, जो मैंने कहा ना 2 चीजें खरीदी हैं बेटा, कौन कौन सी? ध्यान से समझना बेटा, एक बार समझ लो आगे के लिए इजी हो जाएगा। हमने 2 चीजें खरीदी हैं इस पीरियड में। हो सकता है हमने कुछ इनपुट्स खरीदे हों, हो सकता है हमने कुछ इनपुट सर्विसेज ली हो। बेटा एक बात बताओ, जो ये इनपुट सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज आप लेते हो बेटा, सर्विसेज स्टॉक में थोड़ी ना होती हैं भाई। सर्विसेज तो क्या होती हैं, आपने ली, खत्म। मतलब सर्विसेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टॉक में पड़ी रहे। जैसे रॉ मटेरियल का तो स्टॉक हो सकता है बेटा, हो सकता है रॉ मटेरियल कंज्यूम ना हुआ हो, लेकिन सर्विसेज के साथ बेटा ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज तो आपने ली, हाथ के हाथ वो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, वो स्टॉक में नहीं पड़ी रहेंगी। तो हम इसके बारे में डिस्कशन बेटा यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि इनपुट सर्विसेज जैसे ही ली जाती हैं वैसे के वैसे वो कंज्यूम हो जाती हैं, कभी भी स्टॉक में नहीं पड़ी रहेंगी बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा इनपुट्स, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, हो सकता है आपने जो ये रॉ मटेरियल खरीदा था 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा था, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल क्या हो गया, कंज्यूम। हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल क्या हो गया, कंज्यूम, खरीदा, लगा दिया। हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल क्या हो गया हो, कंज्यूम। और दूसरी बात बेटा यह है कि हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल कंज्यूम ना हुआ हो, नॉट कंज्यूम्ड। हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम ना हुआ हो। तो आपने 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदा है तो या तो कंज्यूम हो गया होगा या नहीं कंज्यूम हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तो कंज्यूम हो गया है, उसकी बात में बात करता हूं, बाद में वो करता हूं। अगर कंज्यूम नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल खरीदा लेकिन कंज्यूम नहीं हुआ, तो वो 31 अक्टूबर को किस में पड़ा होगा, स्टॉक में। भाई जो रॉ मटेरियल खरीदा लेकिन कंज्यूम नहीं हुआ 31 अक्टूबर तक, तो वो स्टॉक में पड़ा होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बात समझ आई बेटा? अच्छा अब बताओ बेटा, जो कंज्यूम हो गया उसमें भी 2 बातें हैं बेटे। जो कंज्यूम हो गया बेटा, सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, जो कंज्यूम हो गया या तो क्या हुआ होगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात है, ये एक बार समझ लो, ये ना आगे के लिए फिर सेम चलेगा। यही जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया वो कन्वर्ट हो गया होगा फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स मार्केट में हो गए होंगे सेल।
बेटा ये सब मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा था कंज्यूम भी हो गया, कंज्यूम भी हो गया, फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट हो गया, और जो फिनिश गुड्स थे वो बिक भी गए। ठीक है, तो यहां पर लिखो, हो सकता है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो कन्वर्ट हो गया हो, कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, वो कन्वर्ट हो गया। बेटा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं आपको, तो सीक्वेंस समझना है। जो कंज्यूम हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ हो लेकिन फिनिश गुड्स में अभी कन्वर्ट ना हुआ हो, वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ लेकिन अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं कन्वर्ट हुए हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी। तो या तो वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया होगा इनटू फिनिश गुड्स या नहीं हुआ होगा। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, मुझे बताओ जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ वो पड़ा होगा आपके पास एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो पड़ा होगा आपके पास एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। भाई फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर कैसे पड़ा होगा, एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होगा। बात समझ आई बेटा? अच्छा अब सुनो, अब जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया उसमें भी बेटा दो बातें हैं। बेटा हमने तो कॉस्टिंग पढ़ी है ना, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा। एक बार समझोगे तो आगे के लिए बेटा इजी हो जाएगा। जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, या तो वो बेटा सेल हो गया होगा, फिनिश गुड्स बिक गए होंगे, या फिनिश गुड्स नहीं बिके होंगे, नॉट सोल्ड। या तो फिनिश गुड्स बिके या नहीं बिके। ठीक है बेटा, अगर तो फिनिश्ड गुड्स बिक गए, मतलब बेटा बात समझो, फिनिश्ड रॉ मटेरियल खरीदा कब, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में। कंज्यूम भी कब हुआ, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में। फिनिश गुड्स भी कब बने, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में। बिक भी कब गए, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में। तो बेटा सब कुछ 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में हो गया ना, तो उसकी भी बात आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो फिनिश गुड्स नहीं बिके, फिनिश गुड्स तो बने लेकिन बिके नहीं, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये बताओ बेटा बात समझ आई? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेटा लॉजिक से चल रहे हैं। लो बेटा कॉपी करो इसे। ठीक है, कर लिया बेटा कॉपी? अब मेरी बात सुनो। तो अब बेटा मुझे एक बात क्लियर हुई, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। ये जो 31 अक्टूबर है ना बेटा, 31 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस 31 अक्टूबर को आपके पास बेटा 3 चीजों का स्टॉक हो सकता है। 31 अक्टूबर को आपके पास 3 चीजों का क्या हो सकता है, स्टॉक। कौन सी 3 चीजों का बेटा? एक तो बेटे मेरे पास स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, ये देखो बेटा ये रहा। एक तो मेरे पास स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का जो कंज्यूम ही नहीं हुआ, रॉ मटेरियल पहला। दूसरा बेटा मेरे पास स्टॉक हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का,
ठीक है, ये रहा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और बेटा तीसरा मेरे पास स्टॉक हो सकता है फिनिश्ड गुड्स का। ये रहा बेटा, ये 3 स्टॉक बेटा मेरे पास हो सकते हैं कब? एज ऑन 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले मेरे पास बेटे 3 चीजों का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। पक्का? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, अब आ जाओ इस पीरियड पे, अब आ जाओ इस पीरियड पे, ठीक है। अब सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, 31 अक्टूबर को आपके पास बेटा रॉ मटेरियल का स्टॉक है ना, आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है। अब सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, मुझे बताओ ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास 31 अक्टूबर को, ध्यान से सुनना, ये रॉ मटेरियल बेटा 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कंज्यूम नहीं हुआ था, तभी तो स्टॉक में पड़ा है ना। ये बेटा ये समवेयर कब कंज्यूम होगा? ये रॉ मटेरियल 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में तो कंज्यूम हुआ नहीं, समवेयर कब कंज्यूम होगा? ये समवेयर बेटा 1 नवंबर के बाद ही कंज्यूम होगा ना। ये 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में तो कंज्यूम नहीं हुआ, तो कब कंज्यूम होगा? 1 नवंबर के बाद समवेयर, है ना। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा तो क्या बनेंगे बेटा? फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स मार्केट में क्या होंगे? सेल। बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप फिनिश गुड्स को, उन फिनिश गुड्स को जिसमें ये वाला रॉ मटेरियल लगा है, बेटा ध्यान से सुनना है बस, उन फिनिश गुड्स को जिनमें ये वाला रॉ मटेरियल लगा है, उन्हें बेचोगे कब? 1 नवंबर के बाद ही बेचोगे ना, 1 नवंबर के बाद ही बेचोगे। मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, ये जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है ये आपने खरीदा कब था? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, लेकिन ये कंज्यूम नहीं हुआ। कब कंज्यूम होगा? समवेयर 1 नवंबर के बाद कंज्यूम होगा, है ना। अच्छा, 1 नवंबर के बाद कंज्यूम होगा तो क्या बनाओगे? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को क्या करोगे? सेल। अब बताओ, फिनिश गुड्स जब बेचोगे तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे या नहीं? बताओ, कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे। क्यों? क्योंकि बेटा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर आप क्या हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले लिया था बेटा, 1 नवंबर को तो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, तो आप 1 नवंबर से एक रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो याद रखना, जब फिनिश गुड्स आप 1 नवंबर के बाद बेचोगे ना, जब फिनिश गुड्स आप 1 नवंबर के बाद बेचोगे तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करोगे। मतलब इस पीरियड में आउटपुट टैक्स बताओ होगा या नहीं? बिल्कुल होगा बेटा। भाई आपने 1 नवंबर को क्या ले लिया था? रजिस्ट्रेशन ले लिया था ना, तो आप क्या बन गए थे? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन बन गए तो आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल हो, मतलब आपका आउटपुट टैक्स आएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। तो गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा, सुनो ध्यान से सुनना अब जो मैं कहूंगा। गवर्नमेंट ने कहा आपने जो इनपुट्स, ध्यान से सुनना, आपने जो इनपुट सर्विसेज, ठीक है, आपने 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में खरीदी और वो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में कंज्यूम भी हो गई, फिनिश्ड गुड्स भी बन गए और फिनिश्ड गुड्स बिक भी गए 31 अक्टूबर तक। कंज्यूम भी हो गई, फिनिश गुड्स भी बन गए, फिनिश गुड्स बिक भी गए 31 अक्टूबर तक। तो बेटा इन पे, ऐसे इनपुट्स पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है बेटा, सुनो। उन्होंने कहा जो इनपुट सर्विसेज आपने अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदी, ठीक है, वो खरीदी भी इसी पीरियड में, अप्रैल से अक्टूबर, कंज्यूम भी हो गई अप्रैल से अक्टूबर में, फिनिश्ड गुड्स भी बन गए अप्रैल से अक्टूबर में, और फिनिश्ड गुड्स बिक भी गए अप्रैल से अक्टूबर में, ठीक है। मतलब सारा काम बेटा अप्रैल से अक्टूबर में ही हुआ। तो याद रखना, ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा सिंपल बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि बेटा इस पीरियड में अप्रैल से अक्टूबर तक आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे, इसका मतलब आपका आउटपुट टैक्स नहीं था। आउटपुट टैक्स नहीं था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिल जाएगा? भाई क्रेडिट किसके अगेंस्ट मिलता है? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट मिलता है। अब जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? वैसे भी याद रखना बेटा, कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट मैंने इसी चैप्टर में बताई है। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक क्रेडिट। सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है। और इस पीरियड में बेटे, इस पीरियड में आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे बेटा, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। तो याद रखना, इस पीरियड में जो भी इनपुट सर्विसेज आपने खरीदे हैं, जो ध्यान से सुनना, खरीदे हैं, जो कंज्यूम भी हो गए, फिनिश गुड्स भी बन गए, मार्केट में भी बिक गए फिनिश गुड्स, उन पे क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, नो क्रेडिट, क्योंकि आप उस पीरियड में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं थे। बात समझ आई बेटा? लेकिन बताए गवर्नमेंट ने बेटा एक बात क्या कही? गवर्नमेंट ने लेकिन एक बात कही कि हां, सुनो, हां, जो आपके पास इनपुट्स स्टॉक में पड़े हैं, आइदर एज रॉ मटेरियल और एज वर्क इन प्रोग्रेस और एज फिनिश गुड्स, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो इनपुट्स आपके पास स्टॉक में पड़े हैं, चाहे रॉ मटेरियल के स्टॉक में, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में, चाहे फिनिश गुड्स के स्टॉक में, एज ऑन 31 अक्टूबर, उनका क्रेडिट आप इस पीरियड में ले पाओगे। उनका क्रेडिट आप इस पीरियड में ले पाओगे। क्यों ले पाओगे बेटा? क्योंकि इस पीरियड में आप क्या बन चुके हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन बन चुके हो। और रजिस्टर्ड पर्सन क्या क्रेडिट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ उन्हीं इनपुट्स का क्रेडिट इस पीरियड में ले पाएगा जो 31 अक्टूबर को उसके पास स्टॉक में है, जो स्टॉक में है बेटा। तो इस पीरियड में बेटा आप क्या बन चुके हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन। इस पीरियड में आप एक रजिस्टर्ड पर्सन बन चुके हो। और बेटा कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट साफ साफ कहती थी ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल क्रेडिट। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, उन्होंने कहा 1 नवंबर के बाद आप क्या बन चुके हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन। और बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन आप हर उस इनपुट का क्रेडिट ले सकते हो जो रजिस्ट्रेशन की डेट से जस्ट पिछले दिन आपके पास स्टॉक में पड़ा था। रजिस्टर्ड पर्सन हर उस इनपुट का क्रेडिट ले सकता है जो उसके पास रजिस्ट्रेशन की डेट से जस्ट एक दिन पहले, मतलब 31 अक्टूबर को स्टॉक में पड़ा था, आइदर रॉ मटेरियल के स्टॉक में और वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक में और फिनिश गुड्स के स्टॉक में। तो मेरे को बताओ, इन 3 चीजों का क्रेडिट, इन तीनों का बेटा क्रेडिट क्या मैं इस पीरियड में ले पाऊंगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट? यस बेटा, क्रेडिट अवेलेबल। क्या इनका क्रेडिट मैं इस पीरियड में ले पाऊंगा? बिल्कुल ले पाओगे बेटा, क्योंकि इस पीरियड में आप क्या हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन। ऑल्दो वो इनपुट्स अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदे गए थे, लेकिन
वो 31 अक्टूबर को स्टॉक में पड़े थे। और रजिस्टर्ड पर्सन एक बार आप बन गए ना, तो जितना भी स्टॉक आपके पास एक दिन पहले पड़ा हुआ है, हर उस इनपुट का क्रेडिट आप ले पाओगे नवंबर के बाद। पक्का बेटा समझ आया? तो बेटा मैं बेसिकली ना यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक बार आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए ना 1 नवंबर ऑनवर्ड्स, तो जस्ट एक दिन पहले मतलब 31 अक्टूबर को आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा था, आइदर रॉ मटेरियल का, आइदर वर्क इन प्रोग्रेस का, आइदर फिनिश गुड्स का, उसमें जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले पाओगे एज सून एज आप क्या बनते हो, एक रजिस्टर्ड पर्सन। पक्का? हाँ। कौन सा क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा 1 नवंबर के बाद? मैं उन इनपुट्स का क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा जो खरीदे भी, ध्यान से सुनना, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा जो खरीदे भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में गए, कंज्यूम भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हो गए, फिनिश गुड्स में भी कन्वर्ट हो गए 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, और बिक भी गए अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। तो बेटा इनपुट्स खरीदे भी कब गए? अप्रैल से अक्टूबर। कंज्यूम भी कब हो गए? अप्रैल से अक्टूबर। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी हो गए अप्रैल से अक्टूबर, और बिक भी गए अप्रैल से अक्टूबर। उनका क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हां मैं हर उस इनपुट का क्रेडिट ले पाऊंगा जो स्टॉक में है। अब वो स्टॉक में हो इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, हर उस इनपुट का क्रेडिट ले पाऊंगा जो स्टॉक में है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटा? कॉपी करो इसे। समझ आया बेटा? बेटा आगे वाली बातें ना सेम ऐसी हैं। चलें आगे चलें। देखो बेटा अगला आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब देखो ये क्या कहता है बेटा, सेम ऐसे ही। अब बेटा बातें बिल्कुल सेम है। अब देखो एक बार ये भी देखते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। याद है बेटा मैंने आपको बताया था ना, रजिस्ट्रेशन 2 होते हैं बेटा, कंपलसरी और वॉलंटरी। बेटा कंपलसरी तो हो गया, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड किया तो कंपलसरी है। लेकिन व्हाट इफ मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है। देखो बेटा डेट्स मैं सेम ही रखूंगा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। फर्स्ट अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से ये देखो, डेट मैं सेम ही रखूंगा 1 नवंबर 19। बेटा पता है हुआ क्या? सुनो हुआ क्या बेटा, मैं ना वैसे मेरा एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, मतलब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 15 अक्टूबर 19 को एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑल्दो आई वॉज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, आई वॉज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, लेकिन मैंने फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर दी 15 अक्टूबर 19 को, और मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 1 नवंबर 19 को। एप्लीकेशन फाइल करी 15 को, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 1 नवंबर को। तो बेटा जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उसे मानी जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में।
जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ है, उसको माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 1 नवंबर को क्या माना गया बेटा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सुनो सुनो, रूल वही चलेगा बेटा। पहले बताओ आप इस पीरियड में आप बेटा रजिस्टर्ड थे या अनरजिस्टर्ड थे? अनरजिस्टर्ड था मैं। इस पीरियड में मैं क्या था? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था। फिर 1 नवंबर ऑनवर्ड्स मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो मैं इस पीरियड में क्या बन गया? एक रजिस्टर्ड पर्सन बन गया। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन बन गया। अब मुझे एक बात का जवाब देना, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में मैंने कुछ इनपुट्स खरीदे होंगे, ठीक है, या मैंने कोई इनपुट सर्विसेज ली होंगी। अब सुनो बेटा, इनपुट सर्विसेज की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनपुट सर्विसेज तो जैसे ही ली जाती हैं वो वैसे ही कंज्यूम हो जाती हैं, स्टॉक में नहीं पड़ी रहती हैं। तो हम मेन डिस्कशन किसका करेंगे? इनपुट्स का। सुनो, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आपने इनपुट्स खरीदे होंगे, है ना बेटा? मेरे को एक बात बताओ, जो इनपुट्स आपने अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदे, ठीक है, खरीदे भी कब? यहां पर लिख देता हूं मैं, ये देखो, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपने इस पीरियड में कुछ इनपुट्स खरीदे या इनपुट सर्विसेज ली। मुझे बताओ, परचेज भी कब करी? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। कंज्यूम भी कब हुई? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कब हुई? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। और फाइनली बिक भी कब गई? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अब बताओ, ये इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज जो खरीदे भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, कंज्यूम भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हुए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हुए, और बिक भी अप्रैल से अक्टूबर के बीच में गए, ठीक है बेटा। क्या ऐसे इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का बेटा क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा, नो क्रेडिट। क्योंकि ये खरीदे भी कब गए? अप्रैल से अक्टूबर। कंज्यूम भी कब हो गए? अप्रैल से अक्टूबर। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी कब हो गए? अप्रैल से अक्टूबर। बिक भी कब गए? अप्रैल से अक्टूबर। तो सिंपल वर्ड्स में इनपुट आए भी कब थे? अप्रैल से अक्टूबर। गए भी कब? अप्रैल से अक्टूबर। बात समझ आई? लेकिन बेटा, लेकिन अब सोच के बताना, अब जो इनपुट पर ध्यान से सुनना, जो इनपुट परचेज तो अप्रैल से अक्टूबर में हुए, लेकिन कंज्यूम अप्रैल से अक्टूबर में नहीं हुए, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कौन से? जो परचेज तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हुए, लेकिन कंज्यूम नहीं हुए अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, वो एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़े होंगे। अब सुनो, कुछ इनपुट्स ऐसे भी होंगे जो परचेज भी अप्रैल से अक्टूबर में हुए, कंज्यूम भी अप्रैल से अक्टूबर में हुए, लेकिन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट अप्रैल से अक्टूबर में नहीं हुए, मतलब वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। समझ आ रहा है बेटा? और तीसरे कौन से होंगे? जो परचेज भी अप्रैल से अक्टूबर में हुए, कंज्यूम भी अप्रैल से अक्टूबर में हुए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी अप्रैल से अक्टूबर में हुए, लेकिन बिके नहीं अप्रैल से अक्टूबर में, तो वो पड़े होंगे आपके पास 31 अक्टूबर को एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पहले बताओ बेटा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए बेटे, ठीक है। अब बताओ बेटा, सुनो, अब मुझे बताओ, ये जो आपके पास स्टॉक पड़ा है एज ऑन 31 अक्टूबर, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट से एक दिन पहले जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, इस स्टॉक में जो इनपुट्स हैं, इस स्टॉक
स्टॉक में जो इनपुट्स हैं उनका क्रेडिट आपको आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बेटा आप इस पीरियड में क्या बन चुके हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन बन चुके हो। और रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है या नहीं? बिल्कुल ले सकता है बेटा। बात समझ आई बेटा सबको? पक्का? मैंने कोई नई बात नहीं करी है बेटा, सिंपल बातें चल रही हैं। कॉपी करो बेटा। तो बेटा ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है वो क्या कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन की डेट से एक दिन पहले, मतलब 31 अक्टूबर को जो भी इनपुट्स उसके पास स्टॉक में पड़े हैं, जो भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज, दोनों को ले लो आप, जो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज स्टॉक में पड़ी हैं, आइदर एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उन सब इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट वो ले सकता है, क्योंकि 1 नवंबर ऑनवर्ड्स वो बन चुका है एक रजिस्टर्ड पर्सन। लो बेटा कॉपी करो इसे। पक्का समझ आया बेटा? आगे चलें? चलो बेटा, अब ये हो गया मेरा, दो चीजें हो गई। मेरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आता है एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। थर्ड, exit from composition scheme। एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं, अभी समझते हैं बेटा। बस बेटा रूल यही चलना है। अब बस एक एडिशन आएगा बेटा यहां पर ना, इस केस में exit from composition scheme 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20। अब देखो मेरी बात समझना बेटा। बच्चे पता क्या, हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहे हैं, और मुझे एक बात बताना, पिछले साल का मतलब 18-19 का एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, मेरा 75 लाख या 1.5 करोड़ तक है, मतलब उससे कम है, तो मैं करंट ईयर में एलिजिबल हूं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। करंट ईयर में मैं ऑप्ट कर सकता हूं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो मैंने यही करा, मैंने 31 मार्च 19 को कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है, यानी बेटा मैंने 1 अप्रैल को, वैसे 31 मार्च को करना होता है लेकिन मैं यहीं पर लिख रहा हूं, मैंने ऑप्ट कर लिया फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। यानी बेटा अब याद रखना, अब मैं किस में आ चुका हूं? कॉम्पोजिशन स्कीम में आ चुका हूं बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। डेट मैं बेटा फिर से वही रखूंगा, 1 नवंबर 19। सुनो बेटा, बेटा अब क्या हुआ, अगर आपको याद हो,
सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम का। बेटा मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट आप 1920 में ले सकते हो, लेकिन जैसे ही 1920 का एग्रीगेट टर्नओवर आपका 75 लाख या 1.5 करोड़ एज द केस में बी को क्रॉस करता है, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से एग्जिट लेना पड़ेगा, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से स्विच करना पड़ेगा टू नॉर्मल स्कीम। तो याद रखना बेटा 1 नवंबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया 75 लाख या 1.5 करोड़ एज द केस में भी, उसको एक्सीड कर गया, कॉम्पोजिशन स्कीम की जो लिमिट थी उसको एक्सीड कर गया, तो बेटा मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे 1 नवंबर को स्विच करना पड़ेगा बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में यानी रेगुलर स्कीम में। ठीक है, तो बेटा मैं अब एक बात जानना चाहता हूं, 2 पीरियड्स हैं, एक तो पीरियड है 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, ये वाला पीरियड, ठीक है, और एक पीरियड है 1 नवंबर से 31 मार्च, ये वाला पीरियड। बेटा बताओगे इस पीरियड में, ये वाला जो पीरियड है, इसमें आप किस में रजिस्टर्ड थे? आप रजिस्टर्ड थे इन कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, और फिर आपने 1 नवंबर को बेटा स्विच कर लिया था कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में, तो 1 नवंबर ऑनवर्ड्स आप किस में आ गए बेटा, रेगुलर स्कीम में आ गए, नॉर्मल स्कीम जो होती है उसमें आ गए बेटा। बेटा रूल बिल्कुल सेम है, बस एक एडिशन है यहां पर। तो आप पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे 31 अक्टूबर तक, फिर 1 नवंबर से आप किस में स्विच हो गए, रेगुलर स्कीम में स्विच हो गए। ठीक है, अब सुनो, अब आपने ना 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में आपने कुछ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आपने खरीदी होंगी। आपने कुछ इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज क्या करी होंगी बेटा, परचेज। अच्छा, वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज कंज्यूम भी कब हो गई, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट भी कब हो गई, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। और फाइनली सेल भी कब हो गई, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। तो परचेज भी हो गई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, कंज्यूम भी हो गई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी हो गई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, और बिक भी गई अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। पक्का? बेटा एक बार बताओ, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीदे भी अप्रैल से अक्टूबर में, कंज्यूम भी अप्रैल से अक्टूबर में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी अप्रैल से अक्टूबर में, और बिक भी अप्रैल से अक्टूबर में गए, ऐसे इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्या क्रेडिट आपको मिलेगा? बताओ बेटा, क्या कहते हो? नो क्रेडिट। क्यों बेटा? क्योंकि बेटे उस टाइम पे आप किस में रजिस्टर्ड थे? आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे बेटा। और बेटा जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हो ना, यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते उन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो परचेज भी उसी पीरियड में हुई, कंज्यूम भी इसी पीरियड में हुई, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी उसी पीरियड में हुई, और बिक भी उसी पीरियड में गई। क्रेडिट नहीं ले सकते आप बेटा। बात समझ आई बेटा जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, और कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताना बेटा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सी आती है? 31 अक्टूबर। अब सुनो, अब बताओ
जो रॉ मटेरियल, जो इनपुट आपने अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदे लेकिन कंज्यूम अप्रैल से अक्टूबर के बीच में नहीं हुए, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 अक्टूबर। अच्छा, जो परचेज भी करे, कंज्यूम भी करे, लेकिन फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब चाहे इनपुट्स हो चाहे इनपुट सर्विसेज हो। अच्छा, जो इनपुट सर्विसेज परचेज भी हुई, कंज्यूम भी हुई, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट भी हुई लेकिन बिके नहीं, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कौन सी डेट को? 31 अक्टूबर को। पक्का? अब बताओ, इन स्टॉक्स में जो इनपुट्स हैं या जो इनपुट सर्विसेज हैं, ठीक है बेटा, उनका क्रेडिट क्या आपको मिलेगा नवंबर या उसके बाद? बिल्कुल बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं हो, नाउ यू हैव स्विच टू रेगुलर स्कीम। और रेगुलर स्कीम वाला पर्सन क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? बिल्कुल। तो आपको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट अवेलेबल। क्रेडिट अवेलेबल। पक्का बताओ बेटा, मेरे को समझ आई ये बात सबको? पक्का? बिल्कुल सेम चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। अब बेटा पॉइंट मुझे पता है ऐड क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन में ना एक नया चीज आई है और वो है कैपिटल गुड्स का भी केस है यहां पर। पहले दो में नहीं था बेटा, अब है। अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा। बेटे आपने ना, मैं यहीं पर लिख दूं बेटे, आपने इस पीरियड में बेटा अप्रैल से अक्टूबर के बीच में इनपुट्स खरीदे, इनपुट सर्विसेज खरीदी, उसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। हो सकता है बेटा आपने कोई कैपिटल गुड्स भी खरीदे हो इस पीरियड में, आपने इस पीरियड में कोई कैपिटल गुड्स भी खरीदे हो, है ना? तो बेटा क्या इस पीरियड में नवंबर या उसके बाद क्या उन कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट मिलना चाहिए बेटा? क्या उन कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कितना? कल वाली क्लास याद करो, रूल वही चलेगा। इनफैक्ट ब्लॉक ट्रेड वाली नहीं, परसों वाली क्लास, रूल वही चलेगा जहां पर मैंने आपको अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया था कैपिटल गुड्स का। और बेटा रूल पता है क्या चलेगा? सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा। रूल क्या चलेगा? जितना कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने दिया है ना, जितना दिया था इनपुट टैक्स, सॉरी यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट ही लिखो, माइनस उसमें से बेटा माइनस कर देना कितना? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ये माइनस कर देना बेटा उसमें से। आईटीसी जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कर देना। एग्जांपल देके बताता हूं बेटा। रेफर एग्जांपल। ये देखो, एक एग्जांपल देखो। सपोज बेटा आपने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करे थे, आपने परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 19 को परचेज करे थे और आपने इनपुट टैक्स दिया था 1 लाख रुपए का। इनपुट टैक्स दिया था 1 लाख का। ये कब खरीदे थे बेटा? 1 अप्रैल 19 को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। इस दिन खरीदे थे बेटा आपने कैपिटल गुड्स,
तो पहले बताओ कितने महीने ये कैपिटल गुड्स कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए यूज हुए। भाई कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कब आए हो? 1 नवंबर को, तो 31 अक्टूबर तक गिनना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने आपने इनको यूज किया है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो यूज्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर 7 मंथ्स। याद है मैंने क्या कहा था? मंथ्स का कोई हिसाब नहीं है बेटा, यहां पर क्वार्टर्स का हिसाब है। तो अगर मैं 7 मंथ्स को क्वार्टर में बांटूं तो 2 क्वार्टर और 1 महीना आता है ना? 2 क्वार्टर्स एंड 1 मंथ। बेटा एक भी दिन हो गया ना, एक भी दिन, तो उसे पूरा क्वार्टर ही काउंट किया जाता है। तो 2 क्वार्टर और 1 महीने को बेटा 3 क्वार्टर काउंट किया जाएगा। इसका मतलब आपने इन कैपिटल गुड्स को कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए 3 क्वार्टर के लिए यूज किया है। उन्होंने कहा हर क्वार्टर का बनता है 5%। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम। बेटा हर क्वार्टर का 5% बनता है, तो 3 क्वार्टर हो गए, कितना बनता है? 15%। अच्छा बताओ बेटा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स था 1 लाख, 1 लाख का 15%, मतलब बेटा 15,000 का इनपुट टैक्स इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम। 15,000 रुपए का इनपुट टैक्स इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम। पक्का बताओ, क्लियर? तो बेटा कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा? 15 का तो नहीं मिलता बेटा, क्योंकि 15 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम, और कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पर्सन क्रेडिट ले ही नहीं सकता। तो 15,000 का क्रेडिट तो नहीं मिलता आपको। अब बताओ टोटल इनपुट टैक्स था कितना? टोटल इनपुट टैक्स 1 लाख रुपए का था, उसमें से एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम कितना आ गया? 15,000 का एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया, तो बचा कितना? 85,000। दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू रेगुलर स्कीम। तो बेटा इसका 85 का क्रेडिट मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, इसका क्रेडिट आप ले पाओगे, क्योंकि दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू रेगुलर स्कीम, और रेगुलर स्कीम वाला पर्सन क्रेडिट ले सकता है। बात समझ आई? तो आपने 7 महीने यानी 3 क्वार्टर्स के लिए आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए यूज किया, और जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे यू वर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 3 क्वार्टर का 5% के हिसाब से क्रेडिट नहीं मिलता, 15% का क्रेडिट नहीं मिलता। हां 85% जो बचा ना उसका क्रेडिट आप ले लो। पक्का बताओ बात समझ आई बेटा? तो देखो यही चीज ना मैंने यहां पर करी है, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था बेटा? 1 लाख, 5% पर क्वार्टर उसमें से माइनस कर दो। तो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कितने क्वार्टर्स के लिए यूज किया? 3 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5%, तो 3 क्वार्टर का 15% माइनस कर दो। तो 1 लाख में से 15% माइनस करूंगा तो 15,000 इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम। तो बचा कितना? 85,000, दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू रेगुलर स्कीम, और उसका क्रेडिट आप ले पाओगे। पक्का बेटा समझ आ रहा है सबको? करें फिर 4th केस करते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब आओ बेटा 4th केस पे, और 4th केस भी सेम ऐसा ही है, वर्ड टू वर्ड सेम है बेटा। उसमें क्या है 4th केस में? exempt supply becoming taxable।
एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल। बनाओ चलो ऐसे ही एक टाइमलाइन बनाओ। एक अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। सुनो बेटा, ये एक डेट मैं मार्क कर रहा हूं, बीच में डेट्स वही रखेंगे 1 नवंबर। बेटा पता है हुआ क्या है, अब सुनना। सुनो ध्यान से सुनना बेटा। बेटा हुआ क्या है, मैं जो सप्लाई कर रहा था ना, वो बेटा एक एग्जेम्प्ट सप्लाई थी। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है बेटा, मैं बता चुका हूं आपको। एग्जेम्प्ट तो है ही है, नॉन टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट होती हैं। तो याद रखना, मैं जो सप्लाई पहले कर रहा था वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, 1 नवंबर को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन इशू हुआ और गवर्नमेंट ने क्या करा, मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई को कन्वर्ट कर दिया इनटू टैक्सेबल सप्लाई विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब 1 नवंबर ऑनवर्ड्स मेरी सप्लाई इज नो लॉन्गर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, कौन सी डेट से, 1 नवंबर से। तो बेटा एक बात क्लियर हुई आपको, इसका मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी। ठीक है, हां 1 नवंबर ऑनवर्ड्स मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं रही, वो क्या बन गई बेटा, टैक्सेबल सप्लाई। वो क्या बन गई, टैक्सेबल सप्लाई। स्टेटस चेंज हो गया बेटा, पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई थी अब टैक्सेबल बन गई। चलो पहले इस पीरियड की बात करते हैं बेटा। अब बताओ, इस पीरियड में जब आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, आपने कुछ इनपुट्स खरीदे थे, है ना, आपने कुछ इनपुट सर्विसेज खरीदी थी। ये बेटा परचेज कब करी थी, 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, है ना। कंज्यूम भी कब हुई, 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट भी कब हुई, 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। और फिनिश्ड गुड्स बिके भी कब, 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। सारी चीजें बेटा 1 अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हुई हैं जब आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट थी। बताओ, इन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का जो परचेज भी इसी पीरियड में हुए, कंज्यूम भी हुए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी हुए और बिक भी गए, इन इनपुट और इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट क्या मिलेगा या नहीं, नो क्रेडिट। क्यों बेटा, मैंने आपको बताया हुआ बच्चे इसी चैप्टर में, ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज कौन सी सप्लाई पे लगाए, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे। और बेटा आपने पढ़ा है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जब मैंने कराया था, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। बात समझ आई बेटे, कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो बेटा, सुनो। अब बेटा 31 अक्टूबर की बात करते हैं फिर से, 31 अक्टूबर की बात। अब बताओ बेटा 31 अक्टूबर को, बताना जरा अपने आप बेटे, 31 अक्टूबर को जो इनपुट्स आपने अप्रैल से अक्टूबर के बीच में खरीदे थे, ठीक है, और वो कंज्यूम नहीं हुए, तो वो 31 अक्टूबर को पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज परचेज भी करी, कंज्यूम भी हुई, लेकिन फिनिश गुड्स कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ
वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, जो परचेज भी हुए, जो कंज्यूम भी हुए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी हुए, लेकिन फिनिश गुड्स मार्केट में बिके नहीं, तो वो आपके पास पड़े होंगे एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बताओ इनका क्रेडिट नवंबर ऑनवर्ड्स मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब आपकी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, अब आपकी सप्लाई क्या बन चुकी है? टैक्सेबल। एंड इनपुट और इनपुट सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, आपको क्रेडिट मिलता है, तो क्रेडिट मिलेगा बेटा। बात समझ आई? पक्का? अच्छा, अब कैपिटल गुड्स की भी बात आती है बेटा। हो सकता है बेटे आपने इस पीरियड में कोई कैपिटल गुड्स भी खरीदे हों। ठीक है, तो बेटा क्या उन कैपिटल गुड्स का 1 नवंबर के बाद क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं बेटा। कितना मिलेगा? जितना बनता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें से माइनस करोगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। पहले बताओ कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए कितने महीने यूज किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने आपने कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए यूज किया। हर क्वार्टर का 5% बनता है, तो 7 महीने मतलब 3 क्वार्टर, बेटा कितना बनेगा? 15%। तो बेटा 15% के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी अगर इन कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए का 15%, 15,000 इज एट्रीब्यूटेबल टू मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो 15,000 का क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। बचा कितना? 85,000, उसका क्रेडिट ले लो 1 नवंबर के बाद। लो बेटा, तो एक बार हमने वो बात समझी, इजी हो गया बेटा फिर हमारा। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? पक्का समझ आया? ये बेटा 4 केसेस हैं जो हमने पढ़े, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो बेटे, अब बेटा आप इसकी रीडिंग आप मारोगे, पूरा मैं आपको केस करा चुका हूं, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी ये 4 केस करे बेटा, इन चारों केस में एक बात कॉमन है, और वो क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इन ऑल दीज केसेस इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो याद रखना मैंने कहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जो इनपुट्स हैं, जो इनपुट सर्विसेज हैं, उनका क्रेडिट आप 1 नवंबर ऑनवर्ड्स ले सकते हो, लेकिन 1 साल के अंदर। कहां से 1 साल? 1 नवंबर से 1 साल नहीं बेटा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो इनवॉइस की डेट है ना, वहां से 1 साल। पक्का बेटा? तो अगर मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, कि ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज आपने खरीदे थे सपोज 1 मई 19 को, 1 मई 19 को, तो 1 मई 19 से 1 साल मतलब 30 अप्रैल 20 तक आपको इनका क्रेडिट लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? टिल 30 अप्रैल 2020, इनवॉइस की डेट से 1 साल। ये चारों केसेस में कॉमन है बेटा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेटा। लो बेटा, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया इसमें, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनेबलिंग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है बच्चे, चलो
बाकी बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।